हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। मतलब हम यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। अगर आपके लिए ये एक नया सब्जेक्ट है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल एक कहते हैं ना, स्टार्टिंग से हम लोग आज पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से ही इसका सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो, इनकम टैक्स की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स क्या होता है। और टैक्स हम सबको वैसे तो पता है नॉर्मल लैंग्वेज में कि हम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों करते हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स पे, और गवर्नमेंट उस टैक्स का करती ही क्या है। देखो भाई, टैक्स जो है ना, जब ना पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का ज़माना होता था ना, तो राजा महाराजा भी क्या करते थे, जनता से टैक्स वसूली करते थे। मतलब कर, हिंदी में उसको बोलते थे कर, कर वसूली करते थे। और उस पैसे का वो करते क्या थे, उस पैसे से क्या राजा अपना खजाना भरता था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता था। राजा उस पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए करता था। मतलब जनता की सुरक्षा के लिए, या और भी बहुत सारे काम होते थे उस टाइम पर। जनता के वेलफेयर के लिए जो है वो पैसा यूज़ किया जाता था। तो आज भी कुछ ऐसा ही है सिस्टम। मतलब टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेती है लोगों से, और उस टैक्स का जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, वो एक गवर्नमेंट की मेजर इनकम का सोर्स होता है। मतलब बहुत कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास एक ऐसा सोर्स है टैक्स जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और उस पैसे का यूज़ गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती है, इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करती है। ये जो रोड्स हाईवेज आप लोग देख रहे हो, ये किसके पैसों से बना है? ये जनता के टैक्स के पैसों से ही बना है। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी, इन सब को चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देने के लिए, एजुकेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेक्टर, ये सब में जो पैसा खर्च होता है, ये सारा जो है गवर्नमेंट खर्च करती है। सोशल वेलफेयर, मतलब कहने का मतलब है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो टैक्स की जो पैसा हम लोग चुकाते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसका पैसा, उस पैसे का यूज़ इन कामों के लिए करती है, और इससे हमारी जो इकोनॉमी है कंट्री की, वो बूस्ट होती है ना। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स, मतलब कि देखो, अगर सरकार के पास जितने ज़्यादा पैसा आएगा, सरकार उस पैसे को अच्छे से अच्छे कामों में यूज़ करके हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज करती है, बढ़ाती है, ठीक है। तो ये टैक्स होता है। टैक्स जो है वो लेविड बाय गवर्नमेंट, लेविड बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये लगाया जाता है सिटीजन्स पे, जिनकी इनकम जो है, जनरली अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है साल की, तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। और ना, टैक्स पे करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। हो सकता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी कुछ भी ना हो, है ना, ज़ीरो हो, लेकिन फिर भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 मेजर कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज है टैक्स की। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर ये आपके ऊपर लेवी हुआ है टैक्स, तो आपको ही पे करना होगा सरकार को डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब कैसे? भाई, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, उस पर मैंने GST पे किया, मतलब टैक्स पे किया, है ना। पढ़ते हैं ना हम लोग, 18% GST इस पे लगा है। हम रेस्टोरेंट पे गए, फूड हमने खाया, और उस पर हमें जो बिल दिया रेस्टोरेंट वालों ने, उस पर बिल तो लिखा ही होता है, खाने का चार्ज तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, GST भी पे करो जी। तो वो जो GST हम पे करते हैं, वो कहाँ जाता है? वो GST जो है ना, वो रेस्टोरेंट वाले सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं। जो बिजनेसमैन है वो टैक्स हमसे लेता है, और हमारा वो टैक्स का पैसा किसको देता है? गवर्नमेंट को। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। मतलब जो टैक्स का पैसा है वो गया तो आपकी पॉकेट से, लेकिन दिया किसी और ने, मतलब जिस बिजनेसमैन ने दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। मतलब जा आपकी जेब से रहा है, लेकिन और जा भी गवर्नमेंट के पास ही रहा है, बट दे कौन रहा है? बीच में बिजनेसमैन उसको चुका रहा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में और अच्छे से। देखो क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दैट
टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट आर टू बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। मतलब डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इंडिविजुअल खुद से पे करेगा, ठीक है, खुद से पे करेगा, या कोई लीगल एंटिटी है वो खुद से पे करेगा, बिजनेस है वो खुद से पे करेगा, है ना, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब खुद से जाके वो पे करता है वो गवर्नमेंट को ITR फाइल करके। डायरेक्ट टैक्स जो है वो ओवरलुक बाय CBDT। CBDT क्या होता है जी? CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब ये जो एक अथॉरिटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, वो एक अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस, टाइम टू टाइम सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन जारी करता है। तो CBDT डायरेक्ट टैक्स को ओवरलुक करता है। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। आप डायरेक्ट टैक्स किसी दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई तू मेरा टैक्स भर दे, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से पे करना पड़ेगा अपना टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की भी कुछ सब कैटेगरीज है कि भाई कौन से एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्स, कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो नंबर 1 है इनकम टैक्स, जो आपका सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स मतलब आपकी इनकम हो रही है तो आपको अपनी इनकम पर टैक्स चुकाना होगा गवर्नमेंट को। बट हाँ, उसके स्लैब रेट्स है, जैसे कि मैंने कहा कि 2.5 लाख की अगर आपकी इनकम है तो यह जो है आपको टैक्स पे करना होगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजाइम। मतलब यहाँ पे ना अभी सरकार ने 2 तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं लोगों को। एक होता है ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक होता है न्यू टैक्स रिजाइम। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज़ करते हो तो आपकी अगर 2.5 लाख इनकम है से ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना होगा। अगर न्यू टैक्स रिजाइम चूज़ करते हो तो अगर आपकी 3 लाख इनकम है ना, 3 लाख, उसके लिए 3 लाख की लिमिट है। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे सब कैटेगरीज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल है? इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन्स है। कैपिटल गेन्स क्या होता है? कैपिटल गेन्स का मतलब होता है आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी आज से 2-4 साल पहले, और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और आपने वो प्रॉपर्टी आज बेच दी है और उस पर आपने एक अच्छा खासा गेन कर लिया है, फ़ायदा कमा लिया है, तो उस पर आपको ना सरकार को टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे पे। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो बिजनेसमैन चुकाते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इसको भी डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि बिजनेसमैन भी तो प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस करके, तो उसको भी अपनी इनकम पे टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना सरकार को। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कौन सा होता है? जो शेयर्स की ट्रांजेक्शन्स पे होता है। हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं। भाई आज मैंने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का है, आज से 1-2 साल बाद मैं उसे अगर बेच दूँ और मेरे को वो जो शेयर का प्राइस है वो आज 1000 रुपये का हो चुका है या 4000 का हो चुका है, बहुत महंगा हो गया वो शेयर, और मैंने उसे आज बेच दिया, मतलब है ना, मतलब कि उस टाइम पे जब उसकी वैल्यू महंगी हो गई, तो उस केस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके बाद बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि मैंने बताया कि जब आप अपना टैक्स बर्डन जो है ना वो दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर आपने GST भी चुकाया, लेकिन वो GST आप थोड़ी गवर्नमेंट को पे करोगे। जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है वो कंपनी वो टैक्स, GST वाला जो टैक्स है, GST जो उसने कलेक्ट किया है कस्टमर्स से, वो GST की पेमेंट सरकार को करेगा। मतलब यहाँ पे एक मीडिएटर है, एक बिजनेसमैन एक मीडिएटर है। जा तो आपकी पॉकेट से ही रहा है GST का पैसा, टैक्स का पैसा, लेकिन पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है बिजनेसमैन, वो कंपनी जिसका आपने वो प्रोडक्ट परचेज किया है। तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब क्या? टैक्सेस जो कि सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स पर लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। GST एकमात्र ऐसा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा करंटली लेवी करा जा रहा है, मतलब लगाया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ द सर्विस ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कि भाई अगर मैं बेच रही हूँ, मैं सप्लायर हूँ, तो मैं कस्टमर से GST कलेक्ट करूँगी, ऑलराइट, और मैं फिर उस GST को आगे गवर्नमेंट को पे कर दूँगी। अगर आपने अकाउंट्स में GST वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा GST का कंसेप्ट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स था। अब हम बात करेंगे हमारा मेजर टॉपिक, दैट इज इनकम टैक्स। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स की इनकम पर लेवी करती है। भाई अगर मैं इनकम कमा रही हूँ 2.5 लाख या 3 लाख से मेरी इनकम ऊपर है, आई हैव टू पे टैक्स, आई हैव टू फाइल ITR। बाकी तो आजकल हमें ना क्या होता है कि जैसे सरकार ने हमें छूट भी दे रखी है, मतलब कि रिबेट दे रखी है। रिबेट इन द सेंस कि अगर आज देखो, आज 1 फरवरी है, आज भी बजट आया है जिसमें एक क्लियर बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको रिबेट मिल जाएगी और आपकी टैक्सेबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। मतलब जितना भी आपके ऊपर टैक्स बनेगा ना
वो टैक्स की उतने टैक्स की अमाउंट की क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। रिबेट मतलब होता है छूट मिल जाएगी, ठीक है। टैक्स तो बनेगा आपका, स्लैब रेट तो बनेगा, अभी हम स्लैब रेट पे भी आएंगे, क्या बनेगा वो कैसे बनेगा वो भी समझेंगे। लेकिन रिबेट के थ्रू आपका टैक्स जो है वो 0 बन जाएगा, मतलब आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपकी इनकम 7 लाख है बस, ठीक है। तो ये तो हम स्लैब रेट में अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो अभी आपको जो जानना ज़रूरी है वो ये जानना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स भाई डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट अपनी सिटीजन्स की इनकम पर लगाती है। इसका जो एक्ट है वो है 1961। 1961 का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि हर कानून का एक ना एक एक्ट जरूर होता है जिसमें उसके रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड प्रोविजंस लिखे हुए होते हैं। तो इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस जो है ना वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखे हुए हैं। मतलब ये जो एक्ट आया था ये 1961 में आया था, और जो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है ना वो 62 में स्टार्ट हुआ था। तो ये मैंडेट करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स को कलेक्ट करती है। मतलब जो इनकम टैक्स का पैसा है वो सीधा सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट कैन चेंज द इनकम स्लैब्स। इनकम स्लैब्स भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है कि भाई कितने से कितने इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। टैक्स रेट कितना होना चाहिए, हर ईयर आपका बजट रिलीज होता है, बजट अनाउंसमेंट होती है, तो टैक्स रेट भी उसी में बताया जाता है कि भाई इस साल जो है ना ये टैक्सेस रेट्स रहेंगे। तो इनकम डज नॉट ओनली मीन मनी अर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। भाई इनकम का मतलब क्या, आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आप नौकरी करते हो और आप सैलरी कमाते हो, सैलरी आती है आपकी, आप उस पर टैक्स दोगे? नहीं जी नहीं, सैलरी पे तो देना ही देना है, साथ में अदर इनकम्स पे भी देना है। अदर इनकम कौन सी होती है जी, अदर इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी। आपके भाई एक से ज़्यादा घर है और आपने रेंट पे चढ़ा रखे हैं, रेंटल इनकम आपको आ रही है तो आपको उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस मतलब बिजनेस कर रहे हो आप और वहाँ से आपको प्रॉफिट्स हो रहा है, उस प्रॉफिट वाली इनकम पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन का मतलब, गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन होता है जैसे इन्होंने बोला सच एज बोनस, कोई बोनस आपको मिला, या फिर आप प्रोफेशन इन द सेंस सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर, इन सबको भी अपनी, इनका भी ये प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, तो प्रोफेशनल लोगों जैसे खुद का प्रोफेशन है भाई मेरा डॉक्टर है, आई एम मतलब मैंने हॉस्पिटल खोल रखा है, तो दिस इज प्रोफेशन, मतलब एक प्रोफेशन वाला काम है, तो उस पर भी तो फ़ायदा ही हो रहा है एक तरीके से, तो उसको भी अपनी इनकम पे टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। कैपिटल गेन्स हो गया, कैपिटल गेन्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कोई प्रॉपर्टी आपने 10 साल पहले परचेज करी, आज उसकी वैल्यू मतलब 100% से भी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है और आपने उसे बेच दिया, फ़ायदा कमाया, उस फ़ायदे पे भी आपको टैक्स भरना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब आपकी कोई लॉटरी लग गई, आपने कोई रेस जीत ली, है ना, तो ये होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन सभी इनकम्स पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफन प्रोवाइड सर्टेन लीवे सच दैट वेरियस डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स इनकम बिफोर द टैक्स टू बी लिवाइड इज कैलकुलेटेड। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ना आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि रिलीफ भी दे रखा है, मतलब कि कुछ डिडक्शंस भी आप कर सकते हो। डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मेरी इनकम है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ, मैं कोई LIC की पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो जितनी भी मेरी LIC का प्रीमियम जा रहा है, जितनी भी मेरी LIC का प्रीमियम जा रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट की मुझे डिडक्शन भी मिल सकती है, लेकिन वो डिडक्शन की मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख है। ये बात ध्यान रखना कि अगर आप कोई LIC पे करो, या फिर बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं वैसे तो, कि आपने कोई एजुकेशन लोन लिया, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोन पे भी आपको छूट मिलती है, बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं, कोई मेडिकल वो है आपका मेडिकल एक्सपेंस है, उस पर भी सरकार आपको डिडक्शंस देती है, तो डिडक्शन भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि डिडक्शन नहीं मिलती, सरकार आपको डिडक्शंस भी देती है। डिडक्शन का मतलब है कि आपकी इनकम उन खर्चों को माइनस कर दिया जाता है जिससे आपकी इनकम कम हो जाती है, और इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, ये होता है डिडक्शन, ठीक है जी। और बिफोर द टैक्स मतलब कहने का मतलब टैक्स लगाने से पहले ही आप अपनी इनकम में से उन डिडक्शंस को माइनस कर सकते हो, तो आपकी इनकम कम आएगी, और इनकम कम आएगी तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। हु शुड पे इनकम टैक्स? पे मतलब इनकम टैक्स पे किसको करना चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट में एक ना सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, इसमें एक टर्म जिसका नाम है पर्सन, एक टर्म है जिसका नाम है पर्सन, उसको डिफाइन किया गया है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट की नज़रों में पर्सन का मतलब 7 कैटेगरी में डिवाइड है, कि पर्सन मतलब कौन, जिसपे टैक्स लेवी हो रहा है, सॉरी, वो कौन है। तो पहला तो इन्होंने बोला, नंबर 1 बोला
एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, भले ही वो सैलरीड पर्सन हो, भले ही वो सोल प्रोप्राइटर हो। सोल प्रोप्राइटर का मतलब उसका, जैसे मान लो कि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मतलब मैं ही अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, मैंने इकलौती मैं ही रन कर रही हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, मतलब मैं ही उस बिजनेस की मालकिन हूँ, तो मैं वही सोल प्रोप्राइटर। टीचर, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 आता है HUF। HUF का मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक ऐसी फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ है और जिसका एक कॉमन फैमिली बिजनेस है, जिससे उस फैमिली मेंबर्स को इनकम प्राप्त होती है, वो होता है HUF। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है अ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या, कंपनी का मतलब तो सिंपल होता है ना, कंपनी, जिस कॉर्पोरेट, मतलब मैंने एक कंपनी खोल रही है, प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, है ना, कंपनी और फर्म, ये सारी क्या है, बिजनेस के एग्जांपल्स हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब कि जिसमें ये जो आप 7 कैटेगरीज देख रहे हो ना पर्सन्स वाली, इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कि मान लो एक कंपनी है और एक इंडिविजुअल है, इन दोनों ने मिलके क्या करा, एक बिजनेस खोल लिया अलग से, ये क्या हो गया, एसोसिएशन। मतलब ये इन्होंने एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब कि मैं हूँ एक इंडिविजुअल, एक मेरा फ्रेंड इंडिविजुअल है, एक और इंडिविजुअल है, हम तीनों ने मिलकर इंडिविजुअल मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ से हमें इनकम हुई या कुछ भी करा तो वहाँ से इनकम हुई, तो वो क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब वो भी पर्सन्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक लोकल अथॉरिटी हो सकती है, उनको भी टैक्स पे करना होता है, क्योंकि अगर उनको इनकम हो रही है तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, मतलब कि हर वो जुडिशियल पर्सन जो इस अबव कैटेगरी में नहीं है, वो सब जो इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे, जिनकी इनकम उस स्लैब रेट में आएगी, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये पर्सन्स की कैटेगरीज है। उसके बाद इनकम टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल, FY का मतलब है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24, और AY का मतलब है असेसमेंट ईयर। अब ये दो जो टर्म लिखी है FY और AY, ये क्या होता है, FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, इसका दूसरा नाम जो आपकी बुक में बार बार यूज होगा उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर को हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, PY। और AY क्या होता है, असेसमेंट ईयर। अब ये दोनों होते क्या हैं, देखो यहाँ पे बात करी 2023 से 24, मतलब 2023 से 24 में आपने जितनी भी इनकम कमाई, उस इनकम पर आप टैक्स पे करोगे ना। देखो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, ये तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 की, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की। तो अब इसमें ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर, मतलब मैंने इस पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी इनकम कमाई उसका मैं क्या फाइल करूँगी, ITR फाइल करूँगी, मतलब अपनी इनकम का सारा ब्यौरा दूंगी, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करूंगी। और जो AY है असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है, जैसे 24-25 क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा, जिसमें आपकी ये जो 2023 और 24 वाली इनकम है जो पूरे साल की, उसका असेसमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो आपने ITR फाइल किया है सही किया है या नहीं किया। मतलब आप जो अथॉरिटीज होंगी ना, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, वो आपकी इस ITR को प्रॉपरली असेस करेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेस मतलब आपकी इनकम को चेक किया जाएगा कि आपने ये जो ITR फाइल किया है वो सही है नहीं है। आजकल हम जानते हैं ना कि सबका पैन कार्ड होता ही है, तभी बैंक अकाउंट ओपन होता है। पैन कार्ड का मतलब क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब उस पैन डिटेल से ही आप इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो आपकी इनकम का पता लगा लेगी। मतलब आपकी कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुला हो, सब जगह पैन कार्ड तो चलता ही है, कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ सब जगह पैन कार्ड चलेगा। तो उस एक अकेले पैन नंबर से इनकम टैक्स अथॉरिटी आपकी सारी ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा निकाल लेगी, जिससे आपकी इनकम को असेस किया जाएगा 2024 से 25 में। कौन सी वाली इनकम को किया जाएगा, जो आपने 2023 और 24 में कमाई।
ठीक है। तो इनकम टैक्स स्लैब इन इंडिया आर अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर। तो इस टाइम हम जानते ही हैं निर्मला सीतारमन जी हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। आज 1 फरवरी है, आज उन्होंने इंटरिम बजट अनाउंस किया। इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट वो होता है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है 2024, तो इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब जब तक न्यू गवर्नमेंट एग्जिस्ट में नहीं आती तब तक के लिए, उस टाइम पीरियड तक के लिए ही ये बजट अनाउंसमेंट हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंटरिम बजट। तो हर साल जो है गवर्नमेंट जो है वो बजट अनाउंस करती है, लेकिन इस साल इलेक्शन ईयर है तो इसीलिए यहाँ पे इंटरिम बजट अनाउंस हुआ है। अदरवाइज फुल फ्लेज बजट ही अनाउंस होता है हर साल। व्हाट इज इनकम टैक्स स्लैब? इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है भाई? इनकम टैक्स स्लैब का मतलब होता है, देखो, एक रेंज होती है। एक रेंज का मतलब कि भाई अगर आप 2.5 से 3 लाख के बीच कमा रहे हो, 3 से 6 लाख के बीच में कमा रहे हो, तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या क्या टैक्स रेट रहेंगे वो सब देखो। इनकम टैक्स स्लैब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल ना गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं लोगों को। एक होता है ओल्ड रिजाइम, एक होता है न्यू रिजाइम। अब आपके ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। आप ओल्ड रिजाइम वाला चूज करोगे, आप न्यू रिजाइम वाला चूज करोगे। तो देखो, अगर मैं ओल्ड रिजाइम की बात करूं, देखो लिखा है ना पूरी टेबल में, देखो ध्यान से देखो ओल्ड रिजाइम में क्या लिखा है। स्लैब की तरफ देखो, 1 मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन यूज कर लेते हैं। देखो स्लैब की तरफ ओल्ड रिजाइम की अगर मैं बात करूं तो स्लैब की तरफ यहाँ पे हमें दिया हुआ है अप टू 2,50,000, मतलब ये पूरे साल के बारे में बताया गया, ध्यान रखेंगे इस बारे में। और यहाँ पे बताया गया अप टू 3 लाख। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, देखो यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। देखो ये बात हो रही है इंडिविजुअल मतलब जिनकी एज जो है वो 60 साल से कम है, ठीक है। उसके बाद जिनकी एज 60 से 80 के बीच में है और जिनकी एज 80 से ऊपर है। तो यहाँ 3 कैटेगरीज में मतलब सिटीजन्स को डिवाइड किया गया। ऐसे सिटीजन जिनकी 60 साल से कम उम्र है, ऐसे सिटीजन जिनकी 60 से 80 साल के बीच की उम्र है, और ऐसे सिटीजन जिनको हम सुपर सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं जिनकी 80 ईयर से अबव एज है। तो सबके लिए अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ, देखो ओल्ड रिजाइम की सबसे पहले बात करेंगे। अप टू 2.5 लाख का मतलब अगर आप 2.5 लाख तक कमा रहे हो एक साल में, तो किसी भी कैटेगरी में आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, नील। 2.5 लाख से ऊपर अगर आपका चला जाता है, मतलब 2.5 लाख 1 से लेकर 3 लाख तक के बीच में अगर आपकी इनकम है, तो आपको, अगर आपकी एज 60 से कम है, तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन हो, 60 से 80 साल के बीच की उम्र है, तो कुछ नहीं पे करना, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पे करने की। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख अगर इनकम हो जाती है तो भी आपको 5% पे करना है, ठीक है। और इधर सीनियर सिटीजन्स को भी 5% पे करना पड़ेगा, लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन्स को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है इस रेंज में भी। और अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है, तो अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको 20% टैक्स रेट से अपना टैक्स भरना पड़ेगा। इनको भी 20%, इनको भी 20%, और इनको भी 30-30-30। समझ गए? ये ओल्ड रिजाइम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चूज़ करना चाहते हो या नहीं चाहते। भाई देखो, अगर मेरी 3 लाख तक की इनकम है तो फिर तो मैं न्यू रिजाइम की तरफ जाऊँगी ना। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं इस तरफ चली गई ओल्ड रिजाइम की तरफ, तब तो मुझे 5% पे करना पड़ जाएगा, है ना। हालांकि रिबेट मिल जाती है, मतलब कि टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल, बट स्टिल, ठीक है ना। तो ये 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। ये टैक्स स्लैब रेट आप देख सकते हो, लेकिन आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चन आपका जब आएगा एग्जाम में तो आप लिखा आएगा कि ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग बताओ या न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग बताओ। तो ये सारी आपकी टैक्स रिबेट है। देखो यहाँ पे टैक्स रिबेट दी हुई है, ये न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग दी हुई है, ध्यान रखेंगे। 3 लाख से 6 लाख के बीच अगर आप कमाते हो तो 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी 87A। मतलब ये जो है एक अंडर सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, 87 है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक टैक्स रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। मतलब 5% जो आपका टैक्स बनेगा भी ना, जैसे 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम हुई 3 लाख रुपए, है ना, 3 से 6 के बीच में 3 लाख हुई, तो 3 लाख का 5% कितना होगा? 15,000। और सरकार ने तो हमें रिबेट दे रखी है, तो वो रिबेट से माइनस हो गया 15,000, माइनस 15,000, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। लेकिन अगर आप 6 लाख से 9 लाख के बीच कमा रहे हो, तो इन्होंने देखो साफ साफ लिखा हुआ है
कि यहाँ पे आपको 10% तो पे करना है, लेकिन जो आपको यहाँ पर रिबेट मिलेगी वो सिर्फ 7 लाख तक की मिलेगी। मतलब कि अगर आपकी 7 लाख इनकम है तो आपको कुछ भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि 10% आपके ऊपर टैक्स तो लगेगा, लेकिन आपको रिबेट मिल जाएगी 87A में। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 से ऊपर चली गई तो जितनी भी वो ऊपर गई होगी, जैसे मान लो आपकी 8 हो गई, तो आपको 7 लाख तक पे तो कुछ भी टैक्स नहीं बनना, लेकिन जो वो 1 लाख एक्स्ट्रा होगा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 9 से 12 लाख में अगर इनकम है तो 15% हो, तो आपको पूरा ही टैक्स मतलब पे करना ही करना है। ठीक है, ये सारे स्लैब रेट्स हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका ही चैनल है। चलिए, थैंक यू सो मच।